देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है वो तो हो गया है। फैक्ट्री बिल्डिंग आता है, ऑफिस बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड शॉप। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर बोला जा रहा है इसके अंदर ये सब है। फैक्ट्री में से रेंट आ रहा है तो फैक्ट्री बिल्डिंग में से तो बोला जाएगी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इस हेड में किसी इनकम, कोई भी इनकम चार्जेबल होने के लिए देयर आर फ्यू कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। कुछ कंडीशन है जो फुलफिल करना होगा। फुलफिल होता है तो ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंसिडर किया जाएगा वो इनकम को। फर्स्ट इज ओनर होना चाहिए, ओनर होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, सपोज एग्जांपल में दे रहा हूँ, एक्स वाई जेड। ओनर कौन है? ओनर है एक्स, ठीक है। ओनर एक्स है। ओनर किसे भाड़े पे दिया है बिल्डिंग? वाई को। वाई इज टीनेंट। टीनेंट वाई ने थोड़ा प्लेस, सम पोर्शन ऑफ बिल्डिंग किसे दिया है? जेड को। जेड कौन है? सब टीनेंट है। सब टीनेंट मतलब इसका अंडर है ना, सब टीनेंट। टीनेंट मतलब भाड़ाटिया, सब टीनेंट। तो सपोज वाई ने एक्स को पे कर रहा है 15,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। वाई ने एक्स को थोड़ा सम पोर्शन ऑफ प्लेस ऑफ बिल्डिंग भाड़े पे दिया है, तो इसे सपोज पे कर रहा है 8,000। ये जो 15,000 मिल रहा है किसे मिल रहा है? एक्स को। ये कंसिडर किया जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे जो 8,000 मिल रहा है किसको? वाई को। वाई को 8,000 मिल रहा है, तो ये नहीं कंसिडर किया जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, क्योंकि वाई वाई यहाँ पे ओनर नहीं है। क्योंकि वाई यहाँ पर ओनर नहीं है। एक्स हैज गिवन ऑन रेंट टू वाई for rupees 15,000 per month, and Y has also given some portion of building to Z. Some portion. Y is taking 8,000 from Z. This 8,000 per month would not be considered as income from house property. कंसिडर नहीं किया जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ वाई। वाई के हैंड पर नहीं कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वाई यहाँ पे ओनर नहीं है। क्या ओनर है? वो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है क्या? इसीलिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। किस में कंसिडर किया जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। वाई को जो पैसा मिल रहा है 8,000 करके, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये वाई ओनर नहीं है। इसलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाया जाएगा। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इस हेड में चार्जेबल होने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग इनकम अंडर दिस हेड, फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग इनकम अंडर दिस हेड, इस हेड में किसी भी इनकम चार्ज होने के लिए, मतलब अंडर दिस हेड आने के लिए ओनर होना चाहिए, प्लस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर बिजनेस प्रोफेशन पर्पस। जो प्रॉपर्टी बिजनेस प्रोफेशन पर्पस के लिए यूज हो रहा है वो इग्नोर किया जाएगा, वो प्रॉपर्टी इग्नोर किया जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन के लिए सपोज तुम्हारा 3 हाउसेस है, 3 हाउसेस है, एक बिजनेस में यूज कर रहे हो, दूसरा यू हैव गिवन ऑन रेंट, तीसरा सपोज सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो जो हाउस प्रॉपर्टी तुम बिजनेस में यूज कर रहे हो उसे इग्नोर किया जाएगा, मतलब
उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, मतलब इस हेड में चार्जेबल होने के लिए वो प्रॉपर्टी बिजनेस में यूज नहीं होना चाहिए। अगर वो हो रहा है यूज तो इस हेड में उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो प्रॉपर्टी बिजनेस में यूज नहीं होना चाहिए और प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, दोनों कंडीशन है। उसके बाद और कुछ कंडीशन है, देखो तो। Income from subletting is not taxable under this head. Income from subletting is not taxable under this head. सबलेटिंग मतलब ये जो इधर देखो, वाई जो जेड को थोड़ा पोर्शन, सम पोर्शन इज गिविंग ऑन रेंट, दिस इज कॉल्ड सबलेटिंग। वाई जो जेड को कुछ पोर्शन दे रहा है, दिस इज कॉल्ड सबलेटिंग। लेटिंग मतलब गिविंग ऑन रेंट, भाड़े पे देना इज कॉल्ड लेटिंग। When tenant is giving on rent again, it is called subletting. Letting, subletting. ओनर दिले सबलेटिंग नय, ओनर दिले से तो लेटिंग हो गेल। हाँ, भाड़ा दिले। Subletting means when tenant is giving again the property on rent, it is called subletting. Property for house property for the purpose of income tax can be let out, can be self occupied, and can be deemed let out. Deemed let out. Property, house property for the purpose of income tax. हाउस प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के लिए प्रॉपर्टी हो सकता है लेट आउट। लेट आउट मतलब यू आर गिविंग ऑन रेंट। सेल्फ ऑक्युपाइड मतलब you are using this house property as residence. Second is deemed let out. Deemed let out मतलब मान लिया जाएगा कि ये लेट आउट है, मान लिया जाएगा, एक्चुअली लेट आउट नहीं है, मान लिया जाएगा। कौन सा सिचुएशन में? अगर तुम्हारे पास मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टीज है और मोर देन सपोज 3 हाउस प्रॉपर्टीज है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट यू कैन कीप 2 हाउस प्रॉपर्टीज एज सेल्फ ऑक्युपाइड। अगर उससे ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टीज है जो कि वैकेंट है या फिर तुम ही होल्ड करके रखे हो, सेल्फ ऑक्युपाइड है, मतलब तो मान लिया जाएगा कि ये डीम्ड लेट आउट है, मतलब लेट आउट ही है, मान लिया जाएगा, उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा। मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टी कैन बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्युपाइड। अगर उससे ज़्यादा तुम सेल्फ ऑक्युपाई करके रखते हो या फिर वैकेंट है या फिर सेल्फ ऑक्युपाइड करके रखे हो, मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी, जितना सेल्फ ऑक्युपाइड है 2 से ज़्यादा या फिर वैकेंट है, वो मान लिया जाएगा कि लेट आउट है, उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड डीम्ड लेट आउट। वो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा इनकम 2,60,000 है? सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हो गवर्नमेंट को। गलत बताओगे तो बाद में पकड़े जाओगे तो पेनल्टी देना पड़ेगा।
फाइन, इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 2 साल के लिए जेल। अच्छा, उसके बाद ये जो फॉर्मेट दिख रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कंप्यूट करने के लिए, टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करने के लिए ये फॉर्मेट है। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए, लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। फर्स्ट you have to determine gross annual value. First you have to determine gross annual value of what? Of let out property. In case of self occupied property, gross annual value always nil. Gross annual value always nil. But in case of let out property or deemed let out property, you have to calculate gross annual value. From the gross annual value, minus or deduct municipal tax. म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द एसएससी, जितना म्यूनिसिपल टैक्स पे किए हो उतना माइनस कर दो। जो अमाउंट मिलेगा उसे कहते हैं नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। नेट एनुअल वैल्यू से दो डिडक्शन मिलता है। एक तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब वो जो सैलरी में 50,000 मिलता था, 50,000 मिलता है सैलरी में, ऐसे ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन में भी 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। उसके बाद और एक माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये भी अगर तुमने लोन करके घर बनाए हैं, हाउस प्रॉपर्टी बनाए हैं, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है लोन के ऊपर वो डिडक्शन मिलेगा। कौन सा सेक्शन में डिडक्शन? अंडर सेक्शन 24 में दो डिडक्शन मिलता है। एक 30% जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अच्छा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू in this format there is unknown figure, unknown words which is called gross annual value. इसे कैसे डिटरमाइन करते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू वो देखेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए तुम्हें 3 वैल्यू चाहिए। यू नीड 3 वैल्यूज, 3 फिगर्स टू डिटरमाइन, 3 नहीं 4, you need 4 figures, 4 values to determine gross annual value. First is municipal value, municipal value of property. What is municipal value of property? Municipal value is the value assigned by municipality for the purpose of municipal tax. जिस वैल्यू के ऊपर म्यूनिसिपैलिटी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर म्यूनिसिपल टैक्स चार्ज करते हैं उसी वैल्यू को कहते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू मतलब जिस वैल्यू के ऊपर म्यूनिसिपैलिटी म्यूनिसिपल टैक्स कैलकुलेट करते हैं, दिस वैल्यू इज कॉल्ड म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी। देन মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা যদি না হয়, গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের ট্যাক্স, তারা যে ভ্যালুর উপরে ট্যাক্স ডিটারমাইন করবে সেটা নেবে। যে কোনো বাড়ি তো মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা না তো গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকা।
देन फेयर रेंटल वैल्यू, फेयर रेंट में फेयर रेंट मतलब क्या है? फेयर रेंट मतलब यह है मार्केट रेंट, सिमिलर प्रॉपर्टी सेम लोकेशन में कितना रेंट कमा के देता है। व्हाट रेंट सिमिलर प्रॉपर्टी विल गिव यू सेम लोकेशन में। सिमिलर प्रॉपर्टी मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी मैंने सेम स्ट्रक्चर, सेम কন্ডিশন, সেম কন্ডিশন বলতে এখানে যদি মার্বেল বসানো থাকে সেখানেও মার্বেল রয়েছে, সিমিলার সিমিলার স্ট্রাকচার। সাপোজ এখানে ধরো 200 স্কোয়ার ফিটের জায়গা রুম, তাহলে যদি সেম লোকালিটিতে হয় সেখান থেকে কি রেন্ট পাচ্ছে, মানে মার্কেট রেন্ট। ফেয়ার রেন্ট ভ্যালু মিন্स मार्केट रेंट। सेम लोकेलिटी में उसी प्रॉपर्टी का मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी का, उसी प्रॉपर्टी में सिमिलर प्रॉपर्टी का कितना रेंट मिल रहा है। मतलब तुम्हें देखना पड़ेगा मार्केट रेंट क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है सिमिलर लोकेशन में। सेम लोकेलिटी में सिमिलर प्रॉपर्टी कितना रेंट कमा के दे रहा है वो देखना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे मिदनापुर है, there is a building with 2 floor, there is a building with 2 floor in মিদনাপুর। অপয় ওয়াই নামে রয়েছে। this building also with 2 floor, it is in the name of x. X is receiving rent of rupees suppose 12,000 करके मिदनापुर में, सेम लोकेलिटी सेम, लेकिन प्रॉपर्टी का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर स्टाइल, सिमिलर बेनिफिट्स। एक्स को मिल रहा है 1,44,000 फेयर रेंटल वैल्यू, मतलब एक्स को मिल रहा है सिमिलर प्रॉपर्टी। तो वाई का जो प्रॉपर्टी है तो मान लिया जाएगा फेयर रेंट, उसका फेयर रेंट कितना है 1,44,000 ही मान लिया जाएगा, क्योंकि सेम लोकेलिटी में है और प्रॉपर्टी सिमिलर है। बिल्डिंग विथ 2 फ्लोर, बिल्डिंग विथ 2 फ्लोर। building with tiles, building with tiles, similar building within same locality। हाँ, और स्टैंडर्ड रेंट मीन्स रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से कितना रेंट होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का। रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से, रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से कितना रेंट होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रेंट। देन एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल, जितना रेंट मिला है या मिलने वाला है, चारों फिगर्स। यू नीड 4 फिगर्स
4 values to determine gross annual value. First is municipal value, which is determined by municipality at the time of taking municipal tax. Then fair rental value, this is the market rent. What market rent is going on, you have to check in the same locality of similar property. Then standard rent is the rent fixed by rent control act. Then actual rent, received और receivable, जितना रेंट मिला है या फिर मिलने वाला है 12 मंथ्स में. आएगा. ITR फिलअप करने के लिए में डिटरमाइन करना पड़ेगा ना कितना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को आएगा. 40 TDS एंड ITR रिटर्न मिला के 40. There are 3 steps to determine gross annual value. There are 3 steps to determine gross annual value. First step में क्या लोगे, हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, दोनों में जो हायर है वो ले लो. स्टेप वन में देयर आर 3 स्टेप you have to follow. Step 1, step 2, step 3. There are 3 steps you have to check one by one. First step is higher of municipal value and fair rental value. सपोज किसी प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल वैल्यू 60,000 है लेकिन फेयर रेंटल वैल्यू 72,000 है सपोज. तो स्टेप 1 में जो अमाउंट मिलेगा कितना मिलेगा, 72,000 मिल गया स्टेप 1 में. स्टेप 2 में जाओ. स्टेप 2 में देखना पड़ेगा स्टेप 1 में जितना वैल्यू मिला है वो वैल्यू प्लस स्टैंडर्ड रेंट, ये दोनों में से स्टेप 1 में जो वैल्यू मिला है मतलब कितना मिला है 72 और स्टैंडर्ड रेंट दोनों में जो लोअर है वो ले लो. सपोज स्टैंडर्ड रेंट है 62, लोअर कौन सा है, तो स्टेप 2 में 62 लोगे. स्टेप 3 में लेना पड़ेगा. स्टेप 2 में जो अमाउंट है, स्टेप 2 और स्टेप ए, स्टेप बी, स्टेप सी ऐसे करके है. स्टेप 2 में जो अमाउंट है वो ले लो. स्टेप बी में कितना अमाउंट है 62 है. स्टेप बी में कितना मिला है 62 मिला है ना. स्टेप बी का अमाउंट एंड एक्चुअल रेंट, जितना रेंट तुम्हें मिला है, सपोज तुम्हें मिला है 12,000 करके, 12,000 नहीं 96,000 मिला है 8,000 करके. तो हायर कौन सा है दोनों में से 96. तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू लोगे कितना 96,000. अंडरस्टूड. तो स्टेप 1 और स्टेप ए में लेना पड़ेगा हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू. इन आवर गिवन केस इट इज 72,000. इट इज 72,000 क्योंकि फेयर रेंटल वैल्यू 72,000 मैंने एज्यूम किया है और म्यूनिसिपल वैल्यू 60,000 एज्यूम किया है किसी प्रॉपर्टी का. तो दोनों में से जो हायर है 72. उसके बाद लोअर स्टेप 1 में जो अमाउंट है, स्टेप 1 और ये स्टेप ए में जो अमाउंट है 72,000 एंड स्टैंडर्ड रेंट. स्टैंडर्ड रेंट मैंने एज्यूम किया है 62,000. तो दोनों में से लोअर कौन सा है, लोअर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टैंडर्ड रेंट लोअर, यहाँ पे 62,000 है. स्टेप 3 में हायर ऑफ स्टेप 2
हायर ऑफ स्टेप 2 और स्टेप बी एंड एक्चुअल रेंट, दोनों में से जो हायर है वही लेना पड़ेगा। यहाँ पे there are 3 house properties, you have to determine what gross annual value। तुम्हें क्या डिटरमाइन करना है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन में फर्स्ट स्टेप क्या है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना, क्योंकि जो मेन फॉर्मेट है वहाँ पे लिखा है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कहाँ पे लिखा है? मेन फॉर्मेट में इधर ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखा है ना, ये फर्स्ट चाहिए। तो स्टेप 1 में बोलो, स्टेप 1 और ए। स्टेप 1 में ये दोनों अब छोड़ दो, ये दोनों अब छोड़ो, प्रॉपर्टी 1 का बोलो। स्टेप 1 में क्या कितना? स्टेप 1 और स्टेप ए, दोनों में कौन सा है? म्यूनिसिपल वैल्यू पे रेंटल वैल्यू 72। अच्छा मैंने कहाँ लिखूंगा, इधर लिखते 72। स्टेप बी बोलो, स्टेप बी और 2। स्टेप 1 में जितना है और स्टेप 1 में जितना है, स्टेप ए में जितना है और स्टैंडर्ड रेंट 60,000, दोनों में से लोअर 60। और स्टेप 3 और सी में कितना लोगे? हायर ऑफ स्टेप बी एंड एक्चुअल रेंट रिसीव, हायर कौन सा है? 60,000। तो हाउस प्रॉपर्टी, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना है? 60,000। फाइनल अमाउंट जो आ रहा है, फाइनल अमाउंट तो ये है ना। अच्छा हाउस प्रॉपर्टी 2 में बोलो। 56, उसके बाद 56, 72, तो फाइनल आंसर इज 72 फॉर हाउस प्रॉपर्टी 2। हाउस प्रॉपर्टी 2 का ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना है? 72,000। हाउस प्रॉपर्टी हायर है ना। लास्ट स्टेप 3 में क्या है? हायर है, हायर ऑफ स्टेप बी एंड एक्चुअल रेंट रिसीव। अच्छा हाउस प्रॉपर्टी 3 का बोलो। हाउस प्रॉपर्टी 3, हाउस 3 70, स्टेप 70, then again 70।
डन, गिवन है ऑलरेडी। तो उसके बाद आ जाओ, प्रदीप वर्मा owns 3 house in New Delhi, owns 3 house in 3 houses in New Delhi, particulars of the houses are as under। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी 1 स्टेप ए में बोलो 1,60,000। यहाँ पे तुम्हें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डिटरमाइन करना है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डिटरमाइन करने के लिए पहले क्या चाहिए? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिटरमाइन ग्रॉस एनुअल वैल्यू। प्रॉपर्टी 1 इसका स्टेप ए में 160, स्टेप बी में 1,40,000। पूरा साल के लिए कैलकुलेशन नॉलेज हमेशा पूरा ईयर के लिए। स्टेप बी 1,40,000, स्टेप बी 1,40,000, स्टेप सी 1,44,000 क्योंकि हायर ऑफ एक्चुअल रेंट रिसीव एंड अमाउंट इन स्टेप बी, दोनों में से जो हायर है। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी 2 में बोलो स्टेप 1 2 लाख, स्टेप ए और 1, स्टेप बी 2 लाख, स्टेप अच्छा बोलो एक्चुअल रेंट रिसीव कितना हो रहा है? एक्चुअल रेंट रिसीव कितना हो रहा है? 22 इंटू 22, 22 इंटू 11। वैकेंसी আছে, वैकेंसी there is a vacancy for a period of 1 month। हाँ, 11 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 2,32,000, 2,32,000। चलो कैलकुलेटर কোথায় তোমাদের? 2,32,000 तो हायर है, इसीलिए यही लेना पड़ेगा। एक्चुअल रेंट रिसीव इज हायर। इन केस ऑफ हाउस 3 242। স্ট্যান্ডার্ড রেট তো পাস হাউস থ্রিতে তো নীল আছে, আমরা তো যেটা প্রথম একটা আমরা সেটা নিতে না না নীল মানে हाउस 3 स्टेप ए में कितना? 240। स्टेप बी स्टैंडर्ड रेंज तो नहीं है तो 240 ही लोगे। और 2,40,000 होगा 1,26,000 कितने मंथ का मिला है? कितने मंथ का मिला है? 6 मंथ। 6 मंथ में कितना आ रहा है? 1,26,000। तो
1,26,000। अगर वैकेंसी नहीं हुआ होता तो कितना मिलता, कितना मिलता बोलो। हाउ मच यू, कितना, 2,56,000, 2,52,000। अगर वैकेंसी नहीं हुआ होता तो कितना मिलता, 2,52,000। तो कौन सा हायर हो रहा है, एक्चुअल रेट ज़्यादा होता, तो इसीलिए एक्चुअल रेंट को ही लेना पड़ेगा, इसीलिए एक्चुअल रेंट को ही लेना पड़ेगा। मतलब कितना मिला है, 1,26,000। क्योंकि अगर वैकेंसी नहीं हुआ होता तो ज़्यादा होता ना एक्चुअल रेंट, जो अमाउंट रिसीवेबल होता है, इसीलिए एक्चुअल रेंट को ही लेना पड़ेगा 6 मंथ रेंट। आंसर उतना ही है। अंडरस्टूड। আমার কাছে কিছুই নেই, ওখান থেকে নিয়ে আসো, বলবে আমাকে ঠান্ডা লাগছে। ग्रॉस एनुअल वैल्यू यू हैव ऑलरेडी डिटरमाइंड ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसके बाद तो इजी है, फॉर्मेट एज पर फॉर्मेट, म्यूनिसिपल टैक्स माइनस कर दो। म्यूनिसिपल टैक्स कितना है, म्यूनिसिपल टैक्स कितना पे किए हो वो देखना पड़ेगा, कितना पेमेंट किए हो, कितना पेमेंट किए हो वो देखना पड़ेगा। फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी के लिए कितना पेमेंट किए हो, 24,000। सेकेंड हाउस प्रॉपर्टी के लिए, थर्ड हाउस प्रॉपर्टी के लिए जितना पे किए हो उतना ही। म्यूनिसिपल टैक्स ज्यादा हो सकता है, म्यूनिसिपल टैक्स ज्यादा हो सकता है कि, लेकिन जितना ही पे करोगे उतना ही डिडक्शन मिलेगा। दिया था। जब म्यूनिसिपल टैक्स कितना हो रहा है बोलो तो हाउस प्रॉपर्टी में 20% अगर करोगे कितना हो रहा है, 24,000 ही हो रहा है, उतना ही पे किए हो तो पूरा पूरा डिडक्शन मिल जाए। और हाउस प्रॉपर्टी 2 का कितना हो रहा है, हो रहा है कितना, हो रहा है कितना, हो रहा है कितना, 20% ना म्यूनिसिपल टैक्स, 20% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, हो रहा है कितना, 34,000, 34,000 हो रहा है, लेकिन पे किए हो 35,000, तो डिडक्शन कितना मिलेगा, 35,000। क्योंकि तुम्हारा जो फॉर्मेट है उसमें क्या लिखा है, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय एसएससी, जितना पे किए हो। हाँ, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी 3 में कितना हो रहा है, 40,000 हो रहा है कितना, म्यूनिसिपल टैक्स हो रहा है कितना, 40,000, 20% करके म्यूनिसिपल वैल्यू के ऊपर मल्टीप्लाई करो ना, 40,000 हो रहा है, लेकिन पे किए हो कितना, जितना पे किए हो उतना ही। तो इसीलिए देखो इधर जितना पे किए हो उतना ही रिडक्शन। तो नेट म्यूनिसिपल वैल्यू 1,20,000, 2,07,000 और 96,000। अच्छा, नेट एनुअल वैल्यू से 2 डिडक्शन मिलता है, कौन सा डिडक्शन, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है, 30%। तो और एक मिलता है क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, इधर है क्या, इधर नहीं है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन कहीं दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इसीलिए सिर्फ 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, 1,20,000 नेट एनुअल वैल्यू है, उसके ऊपर 30% करो,
कितना आ रहा है 36। 36। 2 लाख से है ये नेट एनुअल वैल्यू है, उसके ऊपर 30% करो, 96,000 ये के ऊपर करो। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हो रहा है? हाउस प्रॉपर्टी 1 के लिए इतना, हाउस प्रॉपर्टी 2 के लिए इतना, हाउस प्रॉपर्टी 3 के लिए इतना। ये सब क्या है? लेट आउट प्रॉपर्टी है कि सेल्फ ऑक्युपाइड है कि डीम्ड लेट आउट है? तीनों लेट आउट प्रॉपर्टी है, क्योंकि रेंट मिल रहा है ना तीनों में से। तो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है? तीनों ऐड करोगे तो मिल जाएगा ये छुट्टी है। 15 मिनट्स मोर। छुट्टी छुट्टी 10 मिनट पढ़ने के बाद छुट्टी। রেকর্ডিং আছে এরপরে কিন্তু নেক্সট ডেতে আচ্ছা পাঠিয়ে দিও, আজকে পাঠিয়ে দেবো। লাস্ট কে পাঠিয়েছে? লাস্ট কে তো তুমি লাস্ট তো এ পাঠিয়েছে, বিভাস পাঠিয়েছে। তুমি যেটা করেছিলে তারপরে তো পাঠিয়ে দিয়েছি। দেখো এটা আপলোড করতে টাইম লাগে, এটা অনেক বড়, এটা দেখো এখন আপলোড হচ্ছে। नेट एनुअल वैल्यू से दो डिडक्शन मिलता है। नेट एनुअल वैल्यू मेन फॉर्मेट देखो, मेन फॉर्मेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन का जो मेन फॉर्मेट है उसमें क्या लिखा है? नेट एनुअल वैल्यू से दो डिडक्शन मिलता है, एक 30% और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना मिलेगा डिडक्शन? क्या जितना तुम्हारा इंटरेस्ट है पूरा पूरा डिडक्शन मिल जाएगा? अगर तुम्हारा इंटरेस्ट 10 करोड़ है कि 10 लाख है, पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। Suppose your business is to let out house property, it may be your business. तो लेट आउट के केस में, इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, in case of let out property there is no limit. In case of let out property there is no limit which you can claim deduction, no limit, you can claim any amount of deduction for interest on loan. जितना तुम्हारा इंटरेस्ट है पूरा पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। कौन सा प्रॉपर्टी के लिए? लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए। लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए अगर लोन लेते हो कंस्ट्रक्शन के लिए, यू आर कंस्ट्रक्टिंग ए प्रॉपर्टी which would be let out, जितना इंटरेस्ट हो रहा है उस लोन के ऊपर पूरा पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं है। मैक्सिमम डिडक्शन का कोई लिमिट नहीं है, मतलब जितना इंटरेस्ट हो रहा है उस लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए जो
लोन लिख कर रखे हो, पूरा पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए अगर तुम 1 अप्रैल 1999 इस डेट के बाद और इस डेट एज ऑन दिस डेट, उस डेट पर और उसके बाद लोन लेते हो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए, तो देखना पड़ेगा, ये इधर कवर हो रहा है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए अगर लोन लेते हो ऑन 1 अप्रैल 1990 और उसके बाद, तो डिडक्शन कितना मिलेगा? 2 लाख। अगर तुम परचेज के लिए लेते हो या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए, परचेज हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो और बना रहे हो, तो 2 लाख मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। कौन सा प्रॉपर्टी? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए। अगर तुम रिपेयर, रिन्यूअल, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन के लेते हो रिपेयर, रिन्यूअल मतलब रिन्यूअल में मतलब क्या है? सपोज इधर ये जो हाउस प्रॉपर्टी है इधर टूट गया है थोड़ा सा, इधर डिस्ट्रॉय हो गया है, इसे रिपेयर कर रहे हो, वही रिन्यूअल है। इधर पूरा तोड़ के, इधर पूरा तोड़ के फिर से बना रहे हो, रिन्यूअल। रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन, ये तीनों के केस में कितना मिलेगा? 30,000। अगर ये तो ये केस तो कवर ही नहीं होगा क्योंकि ये बहुत पुराना है, इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में अगर रिन्यूअल रिपेयर के लिए लेते हो तो 30,000 डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन का, और परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लेते हो, परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए तो 2 लाख। सब महाराष्ट्र काढतो. इधर देखो, ये जो 2 लाख लिमिट है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में, और लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में तो कोई लिमिट नहीं है, तो इसमें प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। इसमें कौन सा इंटरेस्ट इंक्लूड है? प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट। प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट क्या है? लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में तो लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है, जितना तुम्हारा इंटरेस्ट हो रहा है पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में 30,000 है, 2 लाख है, इसमें कौन सा इंटरेस्ट इंक्लूडेड है? प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट क्या है? प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट मतलब प्री एक्विजिशन नहीं, प्री एक्विजिशन बोल सकते हो, प्री कंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हो। प्री एक्विजिशन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है? तुम इधर बैठो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तर थंड लागतं. उधर।
प्री-कंस्ट्रक्शन पीरियड मीन्स कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से स्टार्ट हो रहा है? इनकम टैक्स के हिसाब से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है डेट ऑफ बोरोइंग से। स्टार्ट हो रहा है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेट ऑफ बोरोइंग से। जब अरे वो तो उतना लिमिट है मिलेगा, उसे छोड़ो। ये तो डिडक्शन कितना मिलेगा उसके लिए है। अगर कंस्ट्रक्शन करते हो, कंस्ट्रक्शन को लिए लोन लिए है इस डेट के बाद, इस डेट के बाद या फिर इस डेट पर, तो परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए इतना और रिपेयर रिन्यूअल के लिए 30,000। वो तो कितना रिडक्शन मिलेगा, वो लिमिट है कितना मिलेगा, अमाउंट कितना मिलेगा। यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, वो जो लिमिट है उसमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट भी है। तो तुम्हें नॉलेज लेना पड़ेगा कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होता है डेट ऑफ बोरोइंग से, जिस डेट पर तुमने बोरो किए है। एंड कब हो रहा है? देखो एंड हो रहा है 31 मार्च प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। जिस ईयर में तुम्हारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उससे उसका पहला 31 मार्च। सपोज तुम्हारा बिल्डिंग कंप्लीट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है 11 मई 2000, इस डेट पर तुम्हारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का एंड कब होगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का एंड होगा, सपोज तुमने बोरो किया है 1 अप्रैल 2019, 21, ये 31 है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे? जिस डेट पर तुमने लोन लिया है वो है स्टार्टिंग डेट। আপনি যদি অ্যাসাইনমেন্ট ইয়ার হয় 21 শেষ হয়ে যায় তাহলে তো 20 ডিসাইডিং ইয়ার 20 31 मार्च प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ कंप्लीशन, जिस ईयर में कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीट कौन सा ईयर में हो रहा है? 20, 21, 22 में कंप्लीट हो रहा है। तो उसका जो डिसाइडिंग यार 20 प्रीवियस, हाँ तो 31 मार्च ले लो। 31 मार्च ओ अच्छा ठीक है इस ईयर का 31 मार्च, ठीक है। अगर इस डेट पर तुम्हारा यार कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो एंड होगा 31 मार्च 2021। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलता है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलता है, क्योंकि अभी तो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ ना। कंप्लीट होगा उसके बाद ही तो रेंट मिलेगा, उसके बाद ही तो डिडक्शन लोगे ना। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो डिडक्शन मिलेगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, मतलब 5 ईयर्स तक। यू कैन क्लेम डिडक्शन अप टू 5 ईयर्स ओनली फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। क्योंकि जिस पीरियड में तुम्हारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है कुछ इनकम हो रहा है क्या? नहीं। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में तो कुछ इंटरेस्ट बन रहा है ना, वो डिडक्शन मिलेगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, जब से तुम्हारा इनकम चालू हुआ है हाउस प्रॉपर्टी से। सही से छोड़ो ये दोनों। स्टार्ट से दोनों याद रखो, ठीक है। कुछ पूछना है पूछो। सर लास्ट वाला काम नहीं है।
ये बोल रहा है कि अगर तुमने इस डेट से पहले तुमने पेमेंट कर दिया, कौन सा डेट से पहले, जो 31 मार्च 2021, इस डेट से पहले अगर तुमने पेमेंट कर दिया तो प्रिकॉन्स्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट रहेगा तो उस पेमेंट डेट तक। सपोज तुमने 5 लाख लोन लिए थे, तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट इस डेट पर हो रहा है, लेकिन तुमने पेमेंट कर दिया, जो लोन है ये लोन तुमने पेमेंट किया है, रिपेमेंट किया है फेब्रुअरी को, सपोज फेब्रुअरी को, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या माना जाएगा, इस डेट से चालू हुआ, एंड हुआ कहाँ, यही फेब्रुअरी। इसलिए बोल रहा है ये दोनों डेट में से जो अर्लियर है, ठीक है। तो नॉर्मली कौन सा होता है, नॉर्मली होता है 31 मार्च। तो लैपटॉप का लाइट कैसे करते हैं? हम्म, इतना कम कर सकते हैं रेट ब्राइटनेस, क्योंकि बैटरी ज़्यादा ड्रेन होगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा।